हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं BHRC 131 बुक की 7वीं इकाई की शुरुआत। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर की शुरुआत कर लेते हैं 7वीं इकाई की, जिसका नाम है ताम्रपाषाण युग तथा आरंभिक लौह युग। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं इस इकाई की। इसमें हमारे पास बहुत से पॉइंट रहने वाले हैं, इसलिए हम इस इकाई को 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। चलिए गाइस, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कहाँ से आरंभ हुई थी इसकी कहानी। शुरुआत में हम जानेंगे गेरुए रंगे मृत भांडों की संस्कृति के बारे में। जो सबसे पहली शुरुआती संस्कृति थी, ये बेसोली और राजपुर पारसों के क्षेत्र में मिलती है, जो कि उत्तर प्रदेश में है 1950 में। तो दोनों ही ताम्र भंडार क्षेत्र हैं। परीक्षण दृष्टि से खुदाई में नए किस्म के बर्तन प्राप्त हुए हैं। बर्तन मध्यम स्तर के दानेदार मिट्टी से बनकर कम तपाए गए हैं। नारंगी से लेकर लाल रंग तक के गेरुए, जो कि प्राय घिसने पर धूमिल हो जाते हैं, रंग से रंगा गया है। इस प्रकार भांडों से संबंधित क्षेत्र गेरुए रंगे बर्तनों की संस्कृति वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो आ जाते हैं वो है मायापुर यानी कि सहारनपुर जिले से लेकर साईपाई यानी कि इटावा जिले तक का क्षेत्र इसी संस्कृति का क्षेत्र है, जिसके अंदर हमें 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के मृत भांड की संस्कृति मिल जाती है। इससे हम ताप संदीपित परीक्षण कला पद्धति भी कह सकते हैं। तो गेरुए बर्तन जो हैं वो नदियों के तट पर मिले हैं। क्षेत्र आकार में छोटे हैं। कई क्षेत्र जैसे कि बहादराबाद, बेसोली, राजपुर, परसू, साईपाई में टीलों की ऊंचाई काफी कम है। इससे इन बस्तियों के जीवन काल अवधि अपेक्षाकृत कम होने की और संकेत मिलते हैं। तो 5 से 8 किलोमीटर के बीच में पाई गई हैं ये बस्तियां। कुछ गेरुए चित्रित बर्तनों के क्षेत्र जैसे कि अम्बेखरी, बेहरिया, बहादराबाद, झिलनी, लाल किला, अतरंजी खेड़ा जैसे क्षेत्र, जहाँ से खुदाई में हमें ऐसे कोई लक्षण नहीं मिले हैं ऐसी बस्तियों के। और हस्तिनापुर तथा अही क्षेत्र में गेरुए रंगे बर्तनों की संस्कृति तथा इसके बाद आने वाले चित्रित धूसर बर्तनों की जो संस्कृति है वो अवरोधित प्रतीत होती है ऐसी प्रक्रिया में। अंतरंजी खेड़ी में गेरुए बर्तन काले लाल मिट्टी के बर्तन के स्तर पर आते हैं। गंगा यमुना दोआब में लगभग 100 से ज़्यादा स्थलों में हमें संस्कृति मिल जाती है। संस्कृति में जो बाद में BRW तथा PGW संस्कृतियाँ पाई गई हैं, इनके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे डिटेल में। गेरुए बर्तनों की संस्कृति के भौतिक अवशेष मुख्य रूप से बर्तन हैं। इनमें मृतबान, गोला आधार वाले प्याले, सुराही, दस्ते वाले बर्तन और छोटे बर्तन, पात्र, टोटी वाले बर्तन आदि जैसे बर्तन शामिल हो जाते हैं। अन्य वस्तुएं जो है वो पक्की मिट्टी की चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी एवं इंद्रगोप के मनके, पक्की मिट्टी के जानवर की मूर्तियाँ, गाड़ी के पहिए, ये सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं। चक्की और मुसले जैसी चीज़ें हमें हड्डियों के हाड़ावल से प्राप्त हुए हैं। मत्स्य भाला भी प्राप्त हुआ है इन क्षेत्रों से। तो इसी तरह इन प्रमाणों के आधार पर हम उन क्षेत्रों से उनकी प्राचीन जानकारी, संस्कृति की जानकारी जुटा सकते हैं। पुराने किलों से प्राप्त प्रमाण जो कि अपर्याप्त हैं, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि फर्श स्थापित हुई मिट्टी से बनाए जाते थे और घर सरपट एवं उस पर मिट्टी की लिपाई के साथ बनाए जाते थे। तो इसके साथ ही बांस की निशानियां हमें मिल जाती है, सरकंडों की निशानियां हमें मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राचीन संस्कृति में ताम्र भंडारों की समस्या की,
तो ताम्र भंडार संस्कृति में संबद्ध प्रथम ताम्र वस्तु 1822 में ही कानपुर जिले के बिठूर नामक स्थान से प्राप्त हुई थी। तब से लेकर अब तक 85 विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 1000 ताम्र वस्तुएं हमें मिल चुकी हैं, जिसमें से जो स्थलों की संख्या है, हरियाणा में 5, राजस्थान में 6 स्थलों से, उत्तर प्रदेश में 33 स्थलों से हमें ये ताम्र भंडार प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल से 6 क्षेत्र ऐसे हैं, उड़ीसा में 7, मध्य प्रदेश में 8 और कर्नाटक में 1 स्थान ऐसा है जहाँ से हमें ऐसी चीजें प्राप्त हुई हैं। ताम्र भंडार गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी मिले हैं, परंतु इसकी विधिवत सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो जो मध्य प्रदेश में गुलगोरिया को छोड़कर जहाँ की केवल एक भंडार से हमें 424 ताम्र वस्तु प्राप्त हुई हैं। भंडारों में ताम्र वस्तु पाए जाने की औसत 1 से 47 के बीच है। यह ताम्र भंडार हल चलाते समय, नहर खोदते समय और सड़क बनाते समय प्रकाश में आए और सभी उपलब्धियां संयोगिक रही। तो केवल साइपाई में ही गेरुए चित्रित बर्तनों से संबंधित क्षेत्रों की खुदाई में एक ताम्र मत्स्य भाला प्राप्त हुई थी। तो इस ताम्र भंडारों में कुछ और भी वस्तुएं थी, जैसे कि चिंगारी का तलवार, जिसकी जो लंबाई थी वो 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में थी। एक पलक, एक दस्ता। इसके अलावा हमें बेधनी तलवार मिल जाती है, पलक के बजाय दांते पर कांटेदार बांधी हुई थी तलवार के ऊपर। तो मानव कल्पक, जो कि विशालकाय मानव रूपीय वस्तु है, हाथ मुड़े हुए हैं, बाहरी सिराधारा है, बाजू सर की अपेक्षा पतले हैं। तो इसकी लंबाई 25 से 45 सेंटीमीटर तक थी, चौड़ाई 30 से 43 सेंटीमीटर तक थी। इसके अलावा जो हमें मिला है, अगर इसके वजन की बात करें तो 5 केजी तक था। अन्य वस्तुएं जो हमें प्राप्त हुई हैं अलग अलग स्थानों से 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी हम एक एक करके इन मृत भांडों के बारे में जान लेते हैं। काले एवं लाल मृत भांड संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 1960 के दशक के आरंभ में अंतरंजी खेड़ा में खुदाई के दौरान एक विशिष्ट प्रकार के गेरुए बर्तन मिले, जिन्हें धूसर मृत भांड के स्तर के बीच में मृत भांड प्रकाश में आए। तो उस समय इन बर्तनों को मृत भांड कहा गया था। तो मृत भांड कैसे होते थे? विशिष्ट लक्षण होते थे इन बर्तनों के, जैसे कि बर्तनों के अंदर के भाग और बाहर के भाग के किनारे काले रंग के, शेष बर्तन लाल रंग के हुआ करते थे। ऐसा विश्वास है कि रंगों का यह संयोजन बर्तनों को उल्टा करके तपा कर लाया गया होगा। और बर्तन अधिकतर चाक पर बनाए जाते होंगे, कुछ हाथ से बनाए जाते होंगे, बर्तन महीन मिट्टी के बनाए जाते होंगे। काफी जो बनावट थी बर्तनों की वो काफी सुसंगठित थी, किनारे पतले थे। लाल और काले मृत भांड राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि से हमें मिले हैं। और इसके अलावा किंतु दोआब में काले और लाल मृत भांड हमें चित्रित नहीं मिले हैं। अन्य वस्तुओं की अगर हम बात करें तो हमें पत्थर के टुकड़े मिल जाते हैं खुदाई में, परत तथा टुकड़े, स्फटिक, अंकिक और इंद्रगोप के मूल भाग, इंद्रगोप शीत, ताम्र का एक मनका, ताम्र का एक चक्र, हड्डी से बनी कंघी का एक टुकड़ा प्राप्त हो जाता है। और पत्थर अथवा धातु के कोई औजार हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। जोधपुरा में हड्डी की नुकीली कील मिली है, जो नोह में आकृति रहित लोहे का टुकड़ा और पक्की मिट्टी का एक मनका और हड्डी की कीलें भी हमें मिली हैं। इसके अलावा काले और लाल मृत भांडों की अगर हम बात करें तो अंतरंजी खेड़ा तथा पश्चिम राजस्थान में किलो, नंद और आहार में मिले काले एवं लाल मृत भांडों के स्वरूप, बनावट एवं चमक के आधार पर समानता है। तो इन बर्तनों की जो विभिन्न रूपरेखा थी कुछ इस तरीके से थी। दोआब के तथा नोह के काले और लाल बर्तनों में
हमें जो विशेषता देखने को मिल जाती है वो है कि सादा पृष्ठभूमि था, चित्र नहीं थे उसके ऊपर, चित्ररहित था। गुलूनंद एवं अहर में मिट्टी के बर्तन काले पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के चित्र हुआ करते थे। इसके अलावा किस्मों का भी अंतर है, जैसे कि आहर के चित्रित काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन में स्पष्ट रूप से कोणिक अवतल किनारे हैं, बनावट खुरदुरी है। दोआब के काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन में कोणिक किनारे नहीं हैं, बनावट चिकनी है। स्वरूपहीन किनारे तथा अवतल भाग वाली तशरियाँ दोआब के काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन में प्रचुर संख्या में मिलती हैं, जबकि अहर एवं गिलुंद में ऐसी हमें तस्तरियाँ नहीं प्राप्त हुई। टोटी वाले प्याले और आधार वाली तस्तरियाँ अहर और गुलनंद में प्राप्त हुई, लेकिन दोआब क्षेत्र में हमें प्राप्त नहीं हुई हैं। तो ये थी बहुत सारी काले और लाल मृत भांडों के क्षेत्र जो हमने विस्तार से पढ़ लिए हैं। इनका जो समय है वो काफ़ी लंबा रहा, लगभग 2400 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी तक के युग के आरंभिक शताब्दियों तक फैला रहा। इसके अलावा बात कर लेते हैं चित्रित धूसर मृत भांडों की संस्कृति की। इसमें क्या होता था, 1946 में अहरचित्रित में चित्रित धूसर मृत भांडों की खोज के बाद उत्तरी भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ये बड़ी संख्या में प्रकाश में आए। तो 30 स्थानों की खुदाई में, जिसमें से रोपड़ा पंजाब, भगवानापुर हरियाणा, नौहर राजस्थान और आलमगीरपुर, अहिछत्र, हस्तिनापुर, अतरंजीखेड़ा और जेखेड़ा तथा मथुरा जैसे स्थानों पर हमें ये मृत भांड पाए गए हैं। काले एवं लाल मृत भांडों के क्षेत्र सिंधु गंगीय विभाजक सतलुज के थाले तथा गंगा के ऊपरी मैदानों तक ही केंद्रित हैं। स्थलों के बीच की औसत दूरी 10 से 12 किलोमीटर तक की है। कुछ क्षेत्रों में 5 किलोमीटर की दूरी पर भी पाए गए हैं। छोटे छोटे गांव बस्तियां देखने को मिल जाती हैं और जो 1 से लेकर 4 हेक्टेयर के बीच में फैले हुए हैं। सिर्फ इतना ही क्षेत्रफल इन बस्तियों का केवल हरियाणा में बुखारी अम्बाला जिले में है, जो कि इसका अपवाद है, जो कि 96,193 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। आइए अब हम इन वस्तुओं को भी जान लेते हैं जो हमें धूसर मृत भांड संस्कृति को समझने में मदद करती है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं मृत भांड, जो कि बर्तन हैं चाक पर बनाए गए। मिट्टी काफी चिकनी है, बर्तनों का आधार काफी पतला है, इसका जो पृष्ठ है वो चिकना है, रंग धूसर से लेकर राख के रंग के बीच का है। इसके बाहर और अंदर के तल दोनों ही काले और काफी गहरे चॉकलेटी रंग में रंगे गए हैं। इन पर काले रंग की चित्रकारी है। इनकी लगभग 42 किस्म के एक रेखा चित्र है। इनमें सबसे सामान्य किस्म प्याले एवं तस्तरियां हैं। भवन के अवशेषों की बात करें तो भवन के अवशेष जो हमें खुदाई में मिले हैं, घर एवं अन्य चीजों के ढांचे, सरपत, मिट्टी और पात्रे की जानकारी हमें मिल जाती है इन सबसे। तो ये हमें अहिछत्र, हस्तिनापुर, अतरंजीखेड़ा और जखेड़ा की खुदाइयों में मिले हैं। तपाई मिट्टी, मिट्टी की ईंटों, तपाई ईंटों, मिट्टी के चबूतरे तथा मिट्टी के लेप के साथ साथ सरखंडे एवं बांस के निशान भी पाए जाते हैं, इनकी जानकारी हमें मिलती है। भगवानपुर हरियाणा क्षेत्र में हमें खुदाई में घरों के ढांचे और विभिन्न चरणों की ओर संकेत मिलते हैं। प्रथम चरण खंबे के गड्ढे खरों के गोलाकार और आयताकार होने के संकेत मिलते हैं। दूसरा, एक घर में 13 कमरे तथा 2 कमरों के बीच में बरामदा पाया जाता है। इस घर में एक आंगन भी हुआ करता था। तो इस तरीके के भवन के अवशेष हमें मिल जाते हैं। अन्य वस्तुएं जो हमें मिली हैं उनके अंदर ताम्र, लोह, कांच, हड्डियों
इन सब की वस्तुएं हमें मिल जाती हैं, जिसमें हमें कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, मछली के कांटे, बांध के फल मुख्य रूप से हैं। बरछे के फल केवल लोहे के हैं। खेती के उपकरण मिल जाते हैं। हांसियाँ, कुदाली प्राप्त हुई हैं खेती के उपकरणों में। इसके अलावा लोहे की वस्तुएं मिली हैं हमें अन्य क्षेत्रों से भी। केवल अंतरंजीखेड़ा से ही 135 वस्तुएं मिली हैं, जिसमें एक भट्टी सहित सतह पर लोहे का बुरादा तथा एक चिमटा मिला है। जोधपुर में 2 भजियां मिली हैं। अफ्रीकी पक्की मिट्टी, सूर्यकांत, इंद्रगोप, सकत स्फटिक, लाजवर्द, कांच तथा हड्डियों के मनके के गहने पाए गए हैं। हस्तिनापुर में 2 कांच की चूड़ियां तथा जखेड़ा में ताम्र की चूड़ियां मिली हैं। मिट्टी की वस्तुओं में मानवीय तथा पशुओं की मूर्तियां, चपटी गोलाकृतियां, गेंद, कुम्हार की मोहरें आदि पाई गई हैं। फसलों एवं फसलों के अवशेषों की बात करें तो फसलों के भी प्रमाण हमें मिल जाते हैं, जैसे कि हस्तिनापुर में चावल और अंतरंजीखेड़ा में गेहूं जो के अवशेष हमें मिल जाते हैं। पशुओं में घोड़े, गाय, भैंस, सूअर, बकरी, हिरन की हड्डियां प्राप्त हुई हैं हमें कई स्थानों से। इसके अलावा जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की हड्डियां हमें मिल जाती हैं। व्यापार की प्रथा की अगर हम बात करें तो व्यापार अर्ध बहुमूल्य पत्र जैसे कि अकीकी, सूर्यकांत, इंद्रगोप, सत्यक, पीटिक, लाजवर्द के मनके के लिए उपयोग किए जाते थे, दूसरे मृतभांडों के क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। जहाँ तक इन पत्थरों के कच्चे खनन के रूप में प्राप्त होने का प्रश्न है, इनमें से दोआब में एक भी पत्थर उपलब्ध नहीं है। अफीकी एवं सिकत स्फटिक कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा लाजवर्द अफगानिस्तान के सखां प्रांत में पाया गया है। अतः चित्रित धूसर मृतभांड क्षेत्र में निवासियों ने इन पत्थरों को इन क्षेत्रों के व्यापारियों के द्वारा विनिमय के रूप में प्राप्त किया होगा। उत्तर पश्चिम भारत के बर्तनों तथा चित्रित धूसर मृतभांडों के आकार के रूप के आधार पर कुछ समानताएं मिलती हैं, तो विशेषकर लोहे के साथ पाए गए स्लेटी बर्तनों का धूसर मृतभांड संस्कृति से संबंध दिखाई पड़ता है। तो ये हमने इसके बारे में जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे उत्तरी काली पॉलिश वाले मृतभांडों की संस्कृति के बारे में। पॉलिश वाले मृतभांड की संस्कृति कैसे शुरू हुई। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पर हमारी 8वीं इकाई कंप्लीट हो जाती है। जल्दी हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी इस पूरी इकाई की। इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। सपोर्ट कीजिए गाइस, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।